हमारे घर में रोज खीर बनती थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं खाता क्योंकि मेरी सास ने मना कर रखा था। लेकिन एक दिन मेरी नंद को खीर खा ली, फिर खाते ही उसे चक्कर आने लगे। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि प्रेग्नेंट है। मेरी नंद कुंवारी थी और उसे खीर में ऐसा क्या था जो उसे खाते ही यह सब हो गया। आखिर इसका पता लगाने के लिए एक दिन मैंने भी वह खीर खा ली। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे जानकर तो आपकी होश उड़ जाएंगे। मेरे खीर खाते ही मेरा नाम रीता है। ग्रेजुएशन होते ही घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति का नाम रमेश था। रमेश काफी सरल और सीधे थे, क्योंकि अक्सर रिश्ता होने के बाद हम लोग मिलते थे। साथ में कॉफी पीने के बाद एक दूसरे को अपने बारे में बताना और शादी के बाद बताने करना शुरू बहुत अच्छा लगता था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। हमारी शादी की तारीख निकलने के बाद कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला, और शादी करके अब मैं रमेश के घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में मेरी सास एक छोटी नंद प्रिया भी थी, जो पूरा दिन भाभी भाभी करके मुझे सारी बातें बताती थी। प्रिया अपने हर छोटे बड़े काम मुझसे ही करवाती और सारी बातें मुझसे ही शेयर करती थी। आज प्रिया का 12वीं का परिणाम आया था, जिसमें उसने अच्छे नंबर से हासिल किए थे। पूरे घर में उसकी सफलता की बधाइयां बढ़ रही थी। माँ जी ने बहुत सारे पकवान बनाने को कहा। मैंने सब तरह की मिठाइयाँ, लेकिन जब खीर बनाने लगी तो माँ जी की ने कहा कि मैं बना लूंगी। जब खीर बन गई तो माँ जी ने उस खीर को अलग रख दिया और सबसे कहा कि इसे कोई नहीं खाएगा। मुझे बहुत अजीब लगा। जब खीर फिर बना ही ली है तो उसे खाने की क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैंने उसे भी उनका कुछ रीति रिवाज मानकर अनदेखा कर दिया। दरअसल मेरी सास पुराने ख्याल की थी, जो रीति रिवाजों को बहुत गहराइयों से मानते थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो रमेश का फोन आता है और वह कहते हैं कि शाम को मेरे दोस्त हमारे घर पर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए तुम अच्छा सा कुछ बना लेना। मैं रमेश से कहा कि किस खुशी में। तभी रमेश ने कहा कि दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को पार्टी देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर होटल के बजाय हम घर पर ही उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है तो फिर बाहर की क्या जरूरत है। इसी तरह फोन रखने के बाद मैं शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। जब मैं रसोई घर में जाती हूँ तभी मेरी सासू माँ पड़ोसी के घर से आ जाती हैं और वह पूछती हैं कि बहू, आज इतनी जल्दी तुम खाना बनाने की तैयारी में क्यों लग गई हो। तभी मैंने कहा कि माँ जी, आज रमेश के कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं। दरअसल उनका प्रमोशन हुआ है, इसीलिए वह अपने दोस्त को पार्टी वगैरह देना चाहते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बना लो। तभी मैंने कहा, सासू माँ क्या बनाऊं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही आदत थी कि मैं जब भी कुछ बनाती तो अपने घर के बड़ों से पूछ लेती थी। अक्सर मैं अपने मायके में कुछ बनाती तो माँ और पिताजी से जरूर पूछती थी, और यहाँ पर भी मैं अपनी सासू माँ से पूछती थी। तभी माँ जी ने कहने लगे कि बना लो, तुम्हें जो ठीक लगता है। अब मैं कई तरह के पकवान बनाए, और फिर जब मैं दूध उबालने के गैस पर चढ़ा रही थी खीर बनाने के लिए, तभी मेरी सास वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, रुको बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं माँ जी, सारा काम लगभग हो चुका है, बस खीर बनाने की बाकी है। तभी मेरी सास ने कहा, मैं बना दूंगी। तभी मैंने कहा कि ठीक है। मैं आटा गूंथने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने खीर बनाने और उसे निकाल कर एक अलग बर्तन में रख दी। मैंने कहा, सासू माँ, आपने इस अलग बर्तन में क्यों रखा। तभी की, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही रखा है, जब यह ठंडी हो जाएगी तब हम लोग परोस देंगे। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद रमेश और उनके दोस्त घर पर आ गए। उन्हें चाय नाश्ता करवाने और कुछ देर तक बातें की। फिर वह कहने लगे कि भाई, भूख से हमारी जान निकली जा रही है, क्या कुछ बनाया है खाने में। तभी रमेश कहने लगे कि हाँ भाई, रीता जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी सब लोग खाने के टेबल पर आ गए और एक एक करके सारी चीज लगाने लगी। तभी वहां पर जब खोलने जाने लगी तभी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, खीर मत लेकर जाना। तभी मैंने पूछने लगी कि क्यों नहीं लेकर जाने।
तभी वह कहने लगी थी, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मत लेकर जाना है। मैंने सोचा ऐसे ही कह रही होंगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है। उन लोगों को परोसा, सब लोगों ने भर पेट खाना खाया। अब तो उनके दोस्त खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरा मन को बहुत खुशी हो रही थी। मेरी माँ को भी बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर मेरी मेहनत रंग लेकर आई, क्योंकि मैंने खाने बनाने में इतनी मेहनत की थी। सब लोगों को इतना पसंद आएगा, इसीलिए मुझे बहुत ही संतुष्टि हो रही थी। घर वालों ने खाना खाकर चले गए और हम सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रमेश भी मुझे प्यार भरी मुस्कान देते हुए कहने लगे कि खाना बहुत ही अच्छा बनाया था तुम्हारा, बहुत बहुत थैंक यू। मैं रमेश से कहा कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों का नहीं पूरा रख सकती तो इसमें पत्नी होने का क्या फायदा। तभी रमेश ने मुझे गले से लगा लिया। खैर मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक बात आ रही थी कि माजी की आखिर उस खीर को लेने को क्यों मना नहीं देती। जब हमारे घर में खीर बनती है तो माजी खुद बनाती, और जब वह बन जाती तो अलग बर्तन में निकाल कर रख देती हैं और किसी को खाने भी नहीं देती हैं। जबकि अगर कोई हाथ भी लगाता है तो उस पर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। मैंने यह बात रमेश से पूछनी चाहिए। जब मैं पूछने लगी तो तभी रमेश ने कोई और बात शुरू कर दी ऑफिस की, इसलिए मैं उनको वह बात नहीं बोल पाई और हम लोग किसी और बात में मगन हो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरी सास फिर से रसोई में खीर बनाना रही थी। मैंने उससे कहा कि आप उस क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं बना देती हूँ। तभी वह कहने लगी कि नहीं बहू, मैं बना लूंगी। आज मुझे जानना ही था कि माजी आखिर करने क्या वाली हैं। वह खीर सबको देंगी या फिर ऐसे ही हमेशा की तरह अलग रखी। आखिर वही हुआ। माजी ने खीर को हाथ तक नहीं लगाने दिया और अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया। मैंने खीर को खाकर देखने की सोची, लेकिन फिर मैंने मन में यह डर आ गया कि अगर माजी को पता चल गया तो गुस्सा करेगी और बेवजह घर में झगड़ा का माहौल बन जाएगा। खैर मैं इस बात को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन माजी ने खीर बनाकर टेबल पर रख दी। तभी अचानक से पड़ोस की आंटी आ गई। माजी ने उनके साथ बातों में लग गई और उस खीर को वहीं टेबल पर रखकर भूल गई। तभी प्रिया कॉलेज से आई और आते ही बिना पूछे वह खीर खा गई। जब मैंने देखा कि प्रिया वह खीर खा रही है तभी मैं उसको रोकने गई, लेकिन जब तक मैं वहां गई तब तक प्रिया काफी खीर खा चुकी थी। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी कि अब पता नहीं माजी को कैसा बर्ताव करेंगे। मैं प्रिया से कहा कि यह क्या कर दिया। प्रिया तुम्हें पता है माजी ने किसी को भी खाने को मना किया था, कम से कम खाने से पहले पूछ तो लेती। तभी प्रिया कहने लगी कि भाभी मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, मैंने सोचा आपने ही बनाकर रखी होगी, और वैसे भी अगर खीर बनी है तो खाने के लिए ही बनी होगी। माँ भला इसमें क्यों कुछ कहेगी। तेजी तभी मैंने कहा कि आज से पहले कभी तुमने खीर खाई है जो आज तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होगा। माँ जी की भी कभी खीर नहीं खाने देती, इसके पीछे उनका कोई तो कारण होगा, तभी वह मना करती होंगी। इतने में माँ जी आ जाती हैं। वह कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। अब तो हम पूरी तरह से घबरा गए। मेरे तो मन में डर ही हो गया था कि शायद खीर खाने से ही उन्हें कुछ हुआ है। अब जल्दी से उन्हें आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों ने कहा उनका इलाज किया और चेकअप वगैरह किया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर हम सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया माँ बनने वाली है। अब तो मानो हम लोगों की हालत खराब हो रही थी, यही सोच सोचकर कि आखिर यह सब कैसे हो गया। रमेश भी तब तक वहां आ चुके थे। सब लोगों से एकदम से यह सुनकर बहुत ही शौक जैसा लगा। सबको बस यही कि प्रिया ने ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी समझदार और संस्कारी लड़की इतना गलत काम कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे तो उसके संस्कारों से ज्यादा उस खीर पर शक हो रहा था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि हर बार माजी खीर खाने से मना करती हैं, और आज जब प्रिया ने वह खीर खा ली तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में यह सब पता चला दिया गया।
तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। मेरे मन में तो मानो जैसे नफरत सी पैदा हो गई। जब भी खीर का नाम आता मेरे तो मुंह का खड़े हो जाते थे। फिर हम लोग प्रिया को अस्पताल से घर लेकर आए। सब लोग प्रिया से नाराज थे। रमेश तो प्रिया से बात ही नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि प्रिया ने पूरे समाज में उनकी नाक कटवा दी है। सब लोग प्रिया से नाराज थे, लेकिन मुझे प्रिया का कहीं पर भी दोष नहीं लग रहा था। मेरे तो मन में रह रह कर बार बार वही खीर वाले ख्याल आ रहे थे कि जरूर ही खीर खाने से यह सब हुआ है। लेकिन अभी भी माँ जी खीर के बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि प्रिया ने कुछ किया है। वह अपने खेल के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तभी मैं रमेश को अपने पास बुलाया और कहा कि बहुत दिनों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला। तभी रमेश कहने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा कि उस समय पहले जब भी मैं खीर बनाने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे नहीं बनाने देती और खुद ही खीर बनाने लग जाती। और जब आपके दोस्त घर पर आए थे उस दिन भी माँ जी ने खीर बनाई थी, लेकिन किसी को खाने को नहीं दी थी और एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दी। अब तो वह हर रोज खीर बनाती, लेकिन किसी को खाने नहीं देती थी। और आज जब टेबल पर खीर रखकर भूल गई, तभी प्रिया ने आकर वह खीर खा ली और उसके बाद से उसके साथ यह हादसा हुआ। लेकिन रमेश ने मेरी बातों पर हंसने लगे और बोले कि भला खीर खाने से क्या ऐसा हो सकता है? तुम प्रिया की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। रमेश अब मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार नहीं था। फिर मैं प्रिया के कमरे में गई और उस पर प्यार से समझाते हुए पूछने लगी कि प्रिया, अगर कोई ऐसी बात हो तो प्लीज मुझे बता दो, मैं घर वालों से बात कर लूंगी। तभी प्रिया रोते हुए बोलने लगी कि भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशन में भी नहीं आई हूँ। मुझे प्रिया के मुंह से सिर्फ यही सुनना था कि वह सही है, लेकिन अब मैं घर वालों को कैसे समझाती? मैं माँ जी से बात करने की सोची। तभी माँ जी भी कहने लगी कि तुम प्रिया की तरफदारी मत करो, प्रिया की ही गलती है। तभी मैं भी अपना सर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। क्या इसमें प्रिया की गलती है या फिर मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक डॉक्टर का फोन आता है और वह कहते हैं कि आपके घर में किसी प्रिया नाम की लड़की की रिपोर्ट का फेरबदल हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने माजी से और रमेश से को भी वहीं पर बुला लिया। मैंने डॉक्टर को फिर बात को घुमा कर दोबारा पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? तभी डॉक्टर ने कहने लगे कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर डॉक्टर कहा कि दरअसल हमारे यहाँ एक और लेडीज चेकअप कराने के लिए आई थी, जिसका नाम भी प्रिया था और उसकी उम्र भी सेम थी। इसीलिए उसकी रिपोर्ट आपके पास चली गई जो प्रेग्नेंट थी, और आपकी बहन की रिपोर्ट उनके पास चली गई। दरअसल ये रही आपकी रिपोर्ट और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कुछ बासी चावल से खाई चीज से उनका इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर उल्टियां होने लगी थी। आपकी बहन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम लोगों की जान में जान आई थी कि आखिर प्रिया की बिल्कुल सही थी। हम लोग प्रिया की असली रिपोर्ट लेकर घर पहुंचे और प्रिया सारी बातें बताई। प्रिया और माँ जी को बताए। प्रिया मेरे गले से लगकर और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं बोल रही थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर नहीं मानी। मैंने कहा भी अभी कोई बात नहीं है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि बासी चावल की खीर ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग तो जब भी राशन मंगवाते हैं तो ताजा चावल मंगवाते हैं और फिर बासी चावल की खीर, यह सब क्या मामला था। तभी मैं जब सभी वहीं खड़े थे तो मैं माँ जी से बहुत ही गुरु स्वभाव से पूछा कि माँ जी, ये आखिर यह सब चल क्या रहा है? आप खीर किसी को खाने को क्यों नहीं देती हो? तभी माँ जी ही कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भी खीर खाने की वजह से ही हुई थी। दरअसल हम
लोगों ने जब खीर बनाई थी तो उसमें जो चावल गिरे थे उसमें कुछ चावल बासी आ गए थे। दुकानदार की लापरवाही से जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई थी। उस दिन से मुझे खीर से नफरत हो गई। उस दिन से मैं घर पर खीर बनाती तो थी लेकिन किसी को खाने को नहीं देती, क्योंकि मेरे मन में यही डर था कि अगर किसी ने खीर खा ली तो उन्हें कुछ ना हो जाए। और खीर मैं अक्सर कुत्तों को खिलाती थी ताकि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिले। तभी से मैं तुम्हें कभी खीर नहीं बनाने देती थी, क्योंकि अगर तुम खीर बनाती और तुम्हारी खीर में अगर कुत्तों को खिलाती तो तुम्हें बुरा लगता। इसीलिए मैं खुद खीर बनाती हूँ, इसे अलग रख देती और शाम होते ही तो मैं इन्हें कुत्ते को खिला देती। अब यह खीर वाला राज मेरे सामने आ चुका था। मुझे यह सब जानकर बहुत अजीब सा लगा कि उन्हें इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है। पिताजी की मौत उस दिन लिखी थी, चाहे वह किसी भी तरह से हो, फिर जरूरी तो नहीं कि उनकी मौत खीर की वजह से हो तो सभी को खीर बंद करवा दिए जाए। खैर मैं यह सब बात माँ जी को नहीं बोली, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह से बुरा लगे। खैर तभी रमेश कहने लगे कि माँ आप अपने मन से ये सब निकाल दो। और रमेश को एक और शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से वह प्रिया से नजर नहीं मिला पा रहे थे। नजर मिलाई तो मिलाए कैसे? प्रिया अपने भैया से चीख चीख कर कह रही थी कि भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप लोगों को ऐसा सोच रहे थे है। मैं तो सिर्फ कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से सिर्फ वापस आती हूँ। प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन भाई ने तो एक भी ना सुनी और अपनी खरी खोटी सुनाई जा रहे थे। अपनी बहन पर लांछा लगाए जा रहे थे। अब उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अपनी बहन से कैसे नजर मिलाई। खैर घर वालों ने तो उसे गलत साबित कर दिया था। घर में सिर्फ मैं ही थी जो इस पर विश्वास कर रही थी। मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि प्रिया ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा होता है तो जरूर उसका कुछ न कुछ इशारा मिल ही जाता है। लेकिन प्रिया तो सिर्फ घर से ही पढ़ाई करने जाती और सीधा घर पर आ जाती। घर में सिर्फ मैं ही थी जो उस पर विश्वास की बैठी थी और मैं उसका साथ दे रही थी। अगर आज रिपोर्ट वाली बात ना खुला होता तो प्रिया को ही सब दोषी मानते। उस पर लोग भला बुरा कहते हैं। वह तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे प्रिया को इतना सब कुछ बोल दिया। जैसे तैसे रमेश ने प्रिया से माफी मांग ली और दोनों भाई बहन ने अपने नए सिरे से शुरुआत की। मेरे चेहरे पर अब खुशी थी कि अब बाकी सब कुछ ठीक हो गया। इतने दिनों से जो खीर वाली बात मेरे अंदर पनप रही थी वह भी खुली उलझ गई। अब प्रिया पर लगा दाग भी मिट गया। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।